नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी कोहरे के पार। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए कोहरे के पार। ताला खोलते ही एक विराट सूनापन उसे जैसे लीलने को दौड़ पड़ा। उसे किसी तरह ठेल कर वह भीतर आई। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी। धूल की एक मोटी परत यहाँ वहां जम गई थी। बस पता नहीं क्यों घर से जब भी लौटती है, अपने कमरे को जस का तस देखकर उसका मन अकारण उदास हो जाता है, जबकि वह जानती है कि कमरे की तरतीब को उलट पुलट करने वाला कोई नहीं है। अगर बिखरा भी छोड़ जाए तो आकर समेटना उसी को है। सामान पटक कर उसने सोचा, पहले एक कप चाय बनाकर पी ले। गैस को झाड़न से पोंछकर उसने तीली जलाई और दूसरे ही क्षण बुझा दी। चाय क्या खाक बनेगी, दूध का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन घड़े में पानी भी तो 10-12 दिन पहले का पड़ा होगा। घर से लौटकर यही छोटी छोटी बातें अखड़ जाती हैं और फिर हार कर रमा की शरण में जाना पड़ता है। पिंटू, किचन की खिड़की खोलकर उसने आवाज दी। जवाब में सामने की खिड़की खुली। अरे दीदी, कब आई आप? बस अभी चली आ रही हूँ। रमा, सुखिया हो तो जरा एक जग भरकर पानी तो भिजवाना। अभी लीजिए, रमा ने कहा और दूसरे ही क्षण पानी लेकर खुद चली आई। संकोच से भर उठी शीला। अरे तुमने क्यों तकलीफ की, सुखिया को भेज देती, पानी भी दे जाती और जरा झाड़ू भी लगा जाती। घर की शक्ल तो देखो जरा क्या हो रही है। वो तो सब हो जाएगा, आप उधर चलिए, चाय चढ़ाकर आई हूँ। रमा के आग्रह को वह टाल नहीं सकी। चाय की तो इस समय बेहद जरूरत थी। चाय पीकर जरा चैन मिला तो वह नहाने चली गई। बाथरूम से निकलकर देखा, इस बीच सुखिया घर को धो पोंछ कर चमका चुकी थी। गीले बालों में तौलिया रगड़ते हुए उसने सोचा, काश उसके मन पर चढ़ा गर्द गुबार भी कोई इसी तरह बुहार देता। दीदी, खाना इधर बना रही हूँ, आज के दिन अपनी रसोई को आराम दीजिएगा। रमा ने पुकार कर कहा तो शीला ने मन ही मन उसे अनेक आशीर्वाद दे डाले। अपने आप बनाना और अकेले बैठकर खाना कम से कम आज तो उसके लिए संभव न था। बेशक वह भूखी सो जाती। रमा इस बात को अच्छी तरह जानती है, इसीलिए उसे छुट्टियों से लौटकर पहला खाना रमा के यहाँ ही खाना पड़ता है। कौन कहेगा कि बित्ते भर की लड़की मेरी मकान मालकिन है। शीला इसने हार धोआई, बेचारी छोटी बहन की तरह आगे पीछे डोलती रहती है। हमेशा की तरह रमा ने खूब मन लगाकर खाना बनाया था, पर शीला से खाया ही नहीं गया। उसकी मनाह स्थिति वे लोग जानते थे, इसलिए किसी ने इसरार भी नहीं किया। रमा और प्रमोद दोनों के चेहरे बता रहे थे कि वे काफी कुछ जानने को उत्सुक हैं, पर सौजन्यवश दोनों चुप बने रहे। तब शीला ने ही पहल की, बोली, घर से लौटने के बाद इतना खराब लगता है, सच तुम लोग न होते तो मैं क्या करती। अब उन दोनों का मौन टूटा। घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही समझो। अम्मा जी? वे भी ठीक हैं, ईश्वर ने ही उन्हें शक्ति दे दी है, नहीं तो बुढ़ापे का शरीर, बीमारियों की फौज साथ लगी हुई है। इतना बड़ा दुख कैसे झेल गई, यही सोचकर आश्चर्य होता है। वो तो ईश्वर अपने आप शक्ति दे देता है, प्रमोद ने कहा। बच्चे कहाँ हैं? रमा ने पूछा। लड़के तो दोनों अपने घर पर ही हैं, दोनों बड़े भी हैं। शशांक तो फर्स्ट ईयर में पहुंच गया है, प्रशांत भी 10वीं में है। स्वाति की ही चिंता है, बहुत छोटी सी है बेचारी। और क्या, इतना शौक था दीदी को लड़की का, पता नहीं कितनी मन्नतों के बाद तो पैदा हुई है, और अब खुद उठकर चल दी दूसरे लोग। बातचीत फिर इसी बिंदु पर आकर थम गई। बाकी नीरवता में ही संपन्न हुआ। खाने के बाद शीला कुछ देर तक पिंटू के साथ खेलती रही और फिर क्षमा मांगकर अपने घर की ओर चली आई। बेहद थक गई थी वह, और थकान भी क्या सिर्फ सफर की थी,
कमरे का दरवाजा बंद कर कितनी देर तक वह दरवाजे से लगी खड़ी रही। यह एकांत, अपने कमरे के इस एकांत के लिए तरस गई थी वह। बिस्तर पर लेटते ही नितिन और नीलम की याद हो आई। बुआ के पास सोने के लिए कैसी महाभारत मची रहती थी दोनों में। इस बार तो हिस्सेदारों में स्वाति भी थी, पर बेचारी कुछ कहती नहीं थी। उदास आंखों से टुकुर टुकुर ताकती रह जाती थी। उन दुष्टों के सो जाने के बाद शीला धीरे से उठ जाती और स्वाति को लेकर किसी दूसरे बिस्तर पर आ जाती। वह मातृहीना बच्ची तब उसे कसकर भींच लेती। स्वाति की याद आते ही मन कैसा तो होने लगा। दीदी पर गुस्सा आने लगा जो यूं अचानक उठकर चल दी। खुद तो चली गई, पर उसे कैसी अजीब उलझन में डाल गई हैं। बहुत रातों की जागी थी वह। सोचा था बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाएगी, पर विचार थे जो गोल बनाकर उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे। वह परेशान हो उठी। लगा कि यह घुप अंधेरा उसे निगल जाएगा। रोशनी की एक किरण, हवा का एक झोंका कहीं से मिले तो वह जी जाए। अनमनी से वह उठी और उसने बाहर का दरवाजा खोल दिया। बगल वाले कमरे में अब भी उजाला था। उसने झांक कर देखा, रमा रेडियो के पास बैठकर बुनाई कर रही है। अब तक जाग रही हो? उसने पूछा। अभी 9:30 ही तो बजे हैं। प्रमोद कहाँ है? सैटरडे क्लब। पिछले शनिवार आप नहीं थी तो मैंने नहीं जाने दिया था। रमा भी बाहर आ गई। आज भला वे रुकते? फिर मुझे आवाज़ क्यों नहीं दे ली? अकेली बैठी रही। सोचा आप थकी होंगी। शीला वहीं सीढ़ियों पर पसर कर बैठ गई। सच बहुत थक गई हूँ, पर नींद कहाँ आती है। बुनाई छोड़कर रमा भी उसके पास आ बैठी। धीरे से बोली, नींद कैसे आएगी भला? इतना बड़ा शौक है। वहाँ तो उतने लोगों के बीच पता नहीं चला होगा, पर यहाँ अकेले में। रमा जी, शौक दीदी के मृत्यु का उतना नहीं है, पर जानती हो वे लोग मुझे दीदी के स्थान पर देखना चाहते हैं। ओह नो, सच कह रही हूँ। अगर सिर्फ दीदी के ससुराल वाले ही ऐसा सोचते तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, पर दुख तो यह है कि अम्मा, भैया, भाभी, चाचा सबके सब पीछे पड़ गए हैं। मैं तो ग्लानि से भर उठी हूँ। लगता है जैसे दीदी की मृत्यु की कामना लेकर ही मैं इतने वर्षों तक अनब्याही बैठी रही। और जीजा जी, वे क्या कहते हैं? वे कुछ क्यों कहेंगे, जरूरत ही क्या है। पर उन्होंने कोई प्रतिवाद भी नहीं किया। यही स्पष्ट संकेत नहीं है क्या? वे तो जानते हैं कि समाज बड़ा दयालु है, ज्यादा दिनों तक उन्हें कोई अकेला नहीं रहने देगा। वैसे दीदी खुद ही सारी व्यवस्था कर गई लगती हैं। क्या व्यवस्था कर गई हैं दीदी? रमा ने पूछा। कह गई हैं शीलू को स्वाति की माँ बना लेना। कुछ क्षण स्तब्धता छाई रही, फिर रमा ने कहा, 6 महीने के बाद शायद मैं भी यही सुझाव देती, पर इतनी जल्दी? ओह, मैं तो सोच भी नहीं सकती। शीला ने एक भरपूर दृष्टि रमा पर डाली। तुम भी यही सुझाव देती? क्यों रमा, तुम्हें क्या मैंने कभी अपनी कहानी सुनाई नहीं? सुनाई है दीदी, जानती हूँ। आप किसी स्वर्गीय आत्मा की पावन स्मृति में आराधना का दीप जलाए बैठी हैं। पर दीदी, जिंदगी सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं चलती, उसे किसी ठोस सहारे की जरूरत होती है। आज नहीं तो कल आप इसे अनुभव करेंगी, तब मैं वह सहारा खुद ढूंढ लूंगी। और आज ये लोग जो मौका हाथ लगा है, यही कहना चाहती हो ना? मौका शब्द अच्छा नहीं लग रहा दीदी। कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारा तो ठीक है। खुद अम्मा भी कह रही थी कि तुम सोच विचार करती रह जाओगी और रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। ठीक ही तो कह रही थी अम्मा जी। इतना अच्छा घर वर देखते ही लोग गुड़ की चींटियों की तरह दौड़ पड़ते हैं, तब वे उम्र का भी ख्याल नहीं करते। रमा ने कहा। तो तुम चाहती हो मैं भी इसी दौड़ में शामिल हो जाऊं? निर्णय की जल्दी ना सही, पर इस दिशा में सोच तो सकती हैं आप। रमा, जीजा जी के रूप में वह व्यक्ति बहुत आदरणीय है मेरे लिए, पर पति के रूप में मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों,
विवाह को लेकर हम लोग सिर्फ दैहिक स्तर पर ही सोचते हैं, रुपए पैसे से ही रिश्ते को तौलते हैं। इससे परे जैसे किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन मैंने अब जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सीखा है। मेरे जीने का ढंग बदल गया है। मेरे सोच की सीमाएं फैल गई हैं। अपने आसपास मैंने रंगों की एक नई दुनिया ईजाद कर ली है। चेतना के स्तर पर बहुत आगे बढ़ाई हूं मैं। अब पीछे लौटना संभव नहीं है। रमा, अब मैं उस व्यक्ति के साथ गुजारा नहीं कर सकती जिसकी दुनिया घर और दफ्तर तक ही सीमित है, फाइल और अखबार ही जिसके लिए साहित्य है, महीने में एक बार सिनेमा देख लेना जिसके लिए कला प्रेम है, और जो बच्चों का बीमा कराने या पत्नी के लिए साल में एक आध जेवर बनवाने में कर्तव्य की इतिश्री मानता है। नहीं रमा, ऐसे दुनियादार आदमी के साथ अब मेरा निर्वाह असंभव है। एक ही सांस में कितना कुछ कह गई शीला। खिड़की से छन कर आते प्रकाश में रमा एकटक उसके तमतमाए चेहरे को देखती रह गई। उसका ज्वार थमते ही बोली, सब कुछ अपने मन का सा कहाँ मिलता है दीदी, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। उसकी भी एक उम्र होती है पगली। शादी से पहले लीला दी भी बैडमिंटन खेलती थी, सितार बजाती थी, कत्थक नाचती थी, महादेवी के गीत गुनगुनाती थी। पर शादी के 18 वर्षों में उनकी उपलब्धि क्या रही? 5-7 तरह के पुलाव, 10 तरह के अचार, 36 भांति की मिठाइयाँ और दर्जनों स्वेटर्स। 16 साल की उम्र में ब्याही गई थी, इसीलिए आसानी से उस सांचे में ढल गई। पर 35 की आयु इतनी लचीली नहीं होती ना। स्कूटर के कर्कश आवाज और तेज रोशनी से दोनों चौंकी। प्रमोद लौट आए थे। रमा ने दौड़कर गेट खोला। अरे, आप अभी तक जाग रही हैं? प्रमोद ने कहा। क्या करें, आपकी श्रीमती जी का मन जो बहलाना था। प्रमोद ने कृत्रिम रोष से रमा को घूरा। उसने शर्मा कर नजर झुका ली। थोड़ी देर बाद बगल वाला घर अंधेरे में डूब गया। सच, यही उम्र है शादी की, शीला ने सोचा। पति का प्यार, पति का गुस्सा, पति की अच्छी बुरी आदतें, रमा कितने सहज भाव से सब कुछ स्वीकार कर लेती है। अपने व्यक्तित्व को उसने प्रमोद के साथ कितनी आसानी से जोड़ लिया है। अपनी अस्मिता को लेकर जरा भी परेशान नहीं होती वह। लेकिन उससे यह सब हो सकेगा? उसने अपने आप से पूछा। उसके मन के किसी कोने से हाँ की ध्वनि नहीं उठी। नींद अब कोसों दूर थी, पर मन बहुत हल्का हो आया था। पिछले दिनों मन में जैसे लावा सा उबलता रहा है, पर अपनी बात किसी से भी कहने का वह साहस नहीं जुटा सकी थी। सबने एक साथ उसे दोषी करार दे दिया था। वह जानती है इसके मूल में सबकी सद्भावना ही है। उसके एकाकी जीवन को लेकर सभी चिंतित हैं। जब भी घर गई है, एक न एक प्रस्ताव उसके सामने आता रहा है। अम्मा तो हमेशा कहती हैं, तेरी फिक्र के मारे मुझे चैन से मरना भी नसीब ना होगा। अब दीदी की मृत्यु ने उनके बच्चों की चिंता का एक बोझ और लाद दिया है। सभी ने इस गुत्थी को अपने ढंग से सुलझाना चाहा है। फिर दीदी की अंतिम इच्छा, वह भी तो इन सब के साथ आकर जुड़ गई है। उसका अनादर कैसे करे शीला? सच, दीदी मरते मरते ये कैसा फरमान निकाल गई तू? कुछ तो ख्याल किया होता मेरा, पूछा तो होता मेरा मन क्या कहता है। पता नहीं क्या सोचकर वह एक झटके के साथ उठी। उसने टेबल लैंप जलाया और लिखने बैठ गई। आदरणीय जीजा जी, दीदी ने चाहा था कि मैं स्वाति की माँ बनूं। मुझे सहर्ष स्वीकार है। दीदी की बात टालने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप निश्चिंत होकर उसे मुझे सौंप दें। उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होगा, वह मुझे दीदी की तरह ही प्रिय होगी। बस इतना ही। पत्र को तहाकर उसने लिफाफे में बंद किया और 15 दिन में पहली बार खुलकर सांस ली। मन पर छाया कोहरा धीरे धीरे छट रहा था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।